जैसा कि हम लोग अपने पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर बॉडी ऑफ लॉ को डिवाइड किया जाए या कॉर्पस ज्यूरिस को डिवाइड किया जाए तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे पहला पार्ट इसका सब्सटेंटिव लॉ का होगा और दूसरा पार्ट इसका प्रोसीडरल लॉ का होगा। सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो किसी व्यक्ति के या किसी पार्टी के राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। इनके अलावा प्रोसीडरल लॉज वो लॉज होते हैं जो इन राइट और ड्यूटीज को इंश्योर करने का जो प्रोसीडर होता है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, उनको ले डाउन करते हैं। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट भारत का एक ऐसा लॉ है जो ना तो सब्सटेंटिव लॉ है और ना ही प्रोसीडरल लॉ है, क्योंकि इसके अंतर्गत इन दोनों के ही फीचर्स को दिया गया है, इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में एक इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। अगर आप मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और हिंदू लॉ के दो स्कूल्स जो कि दायभागा और मिताक्षरा हैं, इसके अलावा भीष्म नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति और आचार्य द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, उनको उठाकर देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर प्रूफ मिल जाएंगे कि पहले के टाइम पे जो वैदिक काल होता था, वैदिक काल में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में एविडेंस एक्ट के रूल्स को फॉलो किया जाता था। साक्ष्य अधिनियम का एक सिस्टमैटिक तरीका वहां पे मौजूद था। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में और 10th सेंचुरी तक इन रूल्स को, इन एविडेंस एक्ट के रूल्स को फॉलो किया जाता था। लेकिन उसके बाद से भारत की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई, क्योंकि भारत कई छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया और इस वजह से एक प्रॉपर कोड को वहां पे इंप्लाई करना, वहां पे एनेक्ट करना मुश्किल हो गया। उसके बाद से मध्य भारत कालीन आते आते जब मेडिवल इंडिया का पीरियड आया तो इस सिलसिले में स्थिति और भी बदतर होती चली गई, क्योंकि उस टाइम के सम्राट ने, जो राजा थे, उन्होंने भी इस तरह के किसी भी कोड पे कोई ध्यान नहीं दिया। देन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, इनका आगमन हुआ, तो उन्होंने ये चीज फील की, उन्होंने ये महसूस किया कि भारत में एविडेंस से रिलेटेड कोई सिस्टमैटिक रूल नहीं है, कोई भी कोड को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने का, इसको फॉर्मुलेट करने का काम दिया गया सर जेम्स स्टीफन को, जो कि एक कॉमन लॉ जूरिस्ट, राइटर और जज थे। और इसी वजह से इनको हम इंडियन एविडेंस एक्ट का फादर भी मानते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 15 मार्च 1872 को और ये एनेक्ट हुआ 1 सितंबर 1872 को। जनरली हम पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के बॉडी को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं या इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले पार्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आते हैं, जिसमें डेफिनेशन एंड रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स दिए गए हैं। दूसरे पार्ट के अंतर्गत चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 5 तक के पोर्शन आते हैं, जिसके अंतर्गत प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में बताया गया है। और तीसरे पार्ट के अंतर्गत, जो कि सबसे लास्ट पार्ट है, उसमें चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक का पूरा पोर्शन आता है, जिसके अंतर्गत रूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस इन कोर्ट, इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन एंड ड्यूटीज ऑफ कोर्ट इन डीलिंग विद एविडेंसेस के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कंक्लूजन निकालने का प्रयास करें, इनको कंक्लूड करने का, इनका निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें, तो हम कह सकते हैं कि पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट इन 4 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द नाचता है, जो कि इस प्रकार हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट मे बी प्रूव्ड। Second question is what kind of proof is to be given of those facts, and the third question is who is to give that proof, and the fourth and the last question is how is that proof is to be given। तो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और इसके बाद में आगे आने वाले टाइम में हम इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में वीडियोस लाने वाले हैं, तो उनके बारे में अपडेटेड रहने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।